डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे विद्युत बल रेखाओं के बारे में। हम जानते हैं यदि हमारे पास आवेश है, चाहे वो धनात्मक हो या फिर ऋणात्मक, वह एक वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हम कुछ रेखाओं का प्रयोग करते हैं। उन रेखाओं को ही हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ रेखाएं दी हुई हैं और उनका एक अग्रभाग भी बनाया हुआ है, उनकी दिशा भी बनाई गई है। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, अतः उनकी दिशा को निरूपित करना आवश्यक है। इसलिए वैद्युत बल रेखाओं के अग्रभाग को हम तीर की नोक की सहायता से प्रदर्शित करते हैं, जो कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। चित्र से हम ये देख पा रहे हैं कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो हमारे पास सरल रेखा भी है और साथ ही साथ वक्राकार भी है, अर्थात यह सरल रेखीय भी हो सकता है और वक्राकार भी हो सकता है। तो एक महत्वपूर्ण चीज कि ये रेखाएं पूरी तरह से काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जो कि किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। तो किन स्थानों पर इन रेखाओं को खींचा जा सकता है, अर्थात कहाँ पर वैद्युत क्षेत्र होगा, उसका पता लगाने के लिए हम एक परीक्षण आवेश स्वतंत्र धनावेश को ले सकते हैं, उसको वैद्युत क्षेत्र में रख लेंगे। वैद्युत क्षेत्र में रखने पर जिस पथ को वो फॉलो करेगा वही वैद्युत बल रेखाएं होंगी। तो हम कह सकते हैं वैद्युत बल रेखा किसी विद्युत क्षेत्र में वह सरल रेखीय अथवा निष्कोण वक्र पथ है जिस पर एक स्वतंत्र धनावेश गमन कर सकता है। जरा इस चीज पे ध्यान दीजिए कि ये निष्कोण वक्र पथ है, अर्थात ये वक्राकार तो हो सकता है लेकिन उस पर कोई कोण नहीं बन सकता है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो काल्पनिक रेखाएं हैं, जो कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। अब हम इन विद्युत बल रेखाओं के कुछ गुणों का अध्ययन करेंगे। पहली प्रॉपर्टी इसकी, ये धनावेश से प्रारंभ होती हैं और दूसरी प्रॉपर्टी ये ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। अर्थात यदि हमारे पास कोई धनावेश है तो निश्चित तौर पर धनावेश से जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो बाहर की ओर होंगी, क्योंकि वहां से प्रारंभ होकर ये आगे की ओर निकलती हैं। और ऋणावेश के संदर्भ में यह वैद्युत बल रेखाएं ऋणावेश की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं, अर्थात ये टर्मिनेट हो जाती हैं ऋणावेश पर। इसको हम चित्र की सहायता से भी देख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, इससे निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं, इनकी जो दिशा है वो बाहर की ओर है। और जो हमारे पास माइनस क्यू आवेश है उस पर जो वैद्युत बल रेखाएं, आप देख सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं के फॉर्मेशन में कोई अंतर नहीं है। त्रिज्यीय रूप से इसमें भी है, इसमें भी त्रिज्यीय रूप से है, लेकिन इसमें भीतर की ओर है माइनस क्यू आवेश में, और प्लस क्यू आवेश में यह बाहर की ओर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे, क्योंकि यह धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है, अतः यह एक बंद वक्र नहीं बनाती है। हम देख रहे हैं कि ये प्लस क्यू आवेश से प्रारंभ हो रही है कोई भी वैद्युत बल रेखा और माइनस पर जाकर समाप्त हो जा रही है। फिर से देखिए कि प्लस क्यू से गई और ये माइनस क्यू पर समाप्त हो गई, तो प्लस से बाहर की ओर जा रही है। लेकिन हमारे पास कोई भी वैद्युत बल रेखा ऐसी नहीं है जो माइनस क्यू से प्रारंभ होकर प्लस क्यू की तरफ जाए। यदि ऐसा होता तो एक बंद वक्र बनाते, लेकिन हम जानते हैं कि माइनस क्यू आवेश से कोई भी वैद्युत बल रेखा बाहर की ओर नहीं निकलती है, इसलिए प्लस क्यू से जाने पर ये माइनस क्यू पे टर्मिनेट हो जाती हैं और बंद वक्र पथ को नहीं बनाती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। चित्र से हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं दी हुई हैं, और यदि इन वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु को मैं ले लूं, मान लिया मैंने कि ये बिंदु यहाँ पर ले लिया है, विद्युत बल रेखा के ऊपर कोई बिंदु लिया है, और स्पर्श रेखा यदि मैं खींच लूं तो यह उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। बिंदु को कहीं पर भी लिया जा सकता है। मान लिया जाए कि मैं इस बिंदु को यहाँ पर लेता हूं, तो यहाँ पर जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं, कोई भी दो बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट नहीं सकती, क्योंकि इस स्थिति में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो कि एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा प्रदर्शित करेंगी, जो कि संभव नहीं है। चित्र में देख सकते हैं प्लस क्यू आवेश से बहुत सारी बल रेखाएं माइनस क्यू आवेश की ओर जा रही हैं, लेकिन कोई भी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं रही हैं। अगर मान लिया जाए काटती तो क्या होता, जरा इस चीज को हम समझ लेते हैं। यहाँ पे मान लिया जाए कि कोई दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई बल रेखा मान लिया जाए यहाँ पे ऐसे काट रही है। तो कटान बिंदु को यदि हम देखें तो ग्रीन कलर की जो वैद्युत बल रेखा है
उसको स्पर्श करते हुए मैं यदि स्पर्श रेखा खींचूं तो उसके हिसाब से वैद्युत बल की दिशा इस तरफ और रेड कलर के अनुसार वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर होगी। हम देख सकते हैं कि कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हैं जो कि संभव नहीं है। वैद्युत क्षेत्र की केवल एक ही दिशा हो सकती है जिस ओर वैद्युत आवेश गमन कर सकता है। अर्थात यदि इस बिंदु पर कोई आवेश रख दिया जाए तो इस परिस्थिति के अनुसार आवेश किस तरफ जाएगा? संभव नहीं है, क्योंकि इस पे वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं दिखाई दे रही हैं, तो वो किस तरफ जाए? तो अर्थात ये संभव नहीं है कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी। तो सीधा सा अर्थ है कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है ये। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वैद्युत बल रेखाएं जहां पर नजदीक होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल और जहां पर दूर दूर होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। चित्र से हम देख सकते हैं कि दोनों आवेशों के समीप जितनी वैद्युत बल रेखाएं हैं वो पास पास हैं और उनसे दूरी जाने पर वैद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि आवेश से दूर जाने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाती है। अर्थात दूरी बढ़ने पर वैद्युत क्षेत्र जैसे जैसे कम होता जाएगा तो वैद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी भी बढ़ती जाएगी। तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र यदि प्रबल है तो वैद्युत बल रेखाएं पास पास होंगी, यदि वैद्युत क्षेत्र दुर्बल है तो वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होंगी। इसका उल्टा भी हम कह सकते हैं, यदि हमें दिखाई दे रहा है कहीं पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास हैं तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र प्रबल है। यदि हमको दिखाई दे रहा है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से काफी दूरी पर है तो इसका मतलब हमारे पास वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास, ये रेखाएं लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं, इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। और अगली प्रॉपर्टी, अपनी लंबाई की लंब दिशा में यह रेखाएं एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं, इस कारण समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। लंबाई की दिशा में इन वैद्युत बल रेखाओं में सिकुड़ने का गुण होता है। यदि हमारे पास कोई रबर बैंड है, रबर बैंड को हम स्ट्रेच कर लें और उनके दोनों सिरे को किसी वस्तु से बांध लें तो हम देखते हैं कि जो रबर बैंड है वो खींचने का प्रयास करता है और उन दोनों वस्तुओं को पास लाने का प्रयास करता है। इसी प्रकार जब हमारे पास प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की ओर कोई वैद्युत बल रेखा सीधी जाती है तो ये लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, अर्थात उन दोनों आवेशों को एक दूसरे के समीप लाने का प्रयास करती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी थी कि लंबाई की लंब दिशा में ये एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। हम दो चित्रों की सहायता से इसको देखेंगे। लंबाई की लंब दिशा में हम देख सकते हैं ये रेखाएं एक दूसरे से दूर दूर हैं, अर्थात ये एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास कर रही हैं। हम इसको दूसरी चित्र की सहायता से देखें। हम देख रहे हैं यहाँ पर दो समान आवेश एक दूसरे के समीप रखे हुए, उनकी वैद्युत बल रेखाओं का चित्र हम देख रहे हैं। यदि हमारे पास Q2 न होता तो Q1 से चलने वाली वैद्युत बल रेखा इस तरह होती और यदि Q1 न होता तो Q2 से चलने वाली वैद्युत बल रेखाएं ऐसे चलती। लेकिन दोनों एक दूसरे के समीप हैं और हम जानते हैं कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। तो फिर क्या होगा? तो यहाँ से चलने वाली बल रेखा और यहाँ से चलने वाली वैद्युत बल रेखा अपनी लंबाई की लंब दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करेंगी, इसी कारण समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। सो हमने देखा कि वैद्युत बल रेखाओं के कुछ विशिष्ट गुण थे और एक गुण हम और भी नोट कर लें कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो चालक के भीतर प्रवेश नहीं करती हैं, अर्थात चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इसको हम आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। एक और महत्वपूर्ण चीज, जब ये वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक में प्रवेश करती हैं या निकलती हैं या किसी भी पृष्ठ पर, तो ये पृष्ठ से 90 अंश का कोण बनाते हुए प्रवेश करती हैं या उससे बाहर निकलती हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे वैद्युत फ्लक्स। हम जानते हैं यदि हमारे पास कोई आवेश है तो उसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा। उस वैद्युत क्षेत्र को हम वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी स्थान पर वैद्युत बल रेखाएं हैं और उसके सामने हम एक पृष्ठ को रख लें तो उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है उसको हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ध्यान दीजिए, हम कह रहे हैं कि ये
बल रेखाओं की संख्या है, अर्थात यह इट इज ए प्योर नंबर, इसलिए यह अदिश राशि होती है। यद्यपि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, लेकिन वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है, क्योंकि उसमें हम केवल उनके नंबर्स गिनते हैं, यानी कि कुल कितनी वैद्युत बल रेखाएं उससे होकर के गुजरी। वैद्युत फ्लक्स को फाई से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करेंगे? फाई से। अब हम देखते हैं ये फाई किस किस चीज पर निर्भर करता है। चित्र में हम देख सकते हैं कि हमारे पास वैद्युत क्षेत्र में एक सरफेस रखा गया है जिसका एरिया ए है। इस सरफेस से होकर के जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं वह वैद्युत फ्लक्स है, अर्थात वही फाई है। अब यदि इस पृष्ठ की जगह हमने एक छोटा पृष्ठ रखा होता तो क्या उससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या समान होती? नहीं, निश्चित तौर पर उससे कम वैद्युत बल रेखाएं गुजरती। हम फिगर से देख भी रहे हैं। तो एक चीज तो हमें स्पष्ट हो गई कि जो वैद्युत फ्लक्स है वो एरिया पे डिपेंड करता है। एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वैद्युत फ्लक्स होगा। दूसरी चीज, यदि हमारे पास दो समान पृष्ठ रखे हुए हैं, अर्थात जिनका एरिया बराबर हो, ये दोनों मान लिया जाए, दोनों का सरफेस एरिया समान है और हमने इनको वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, जरा ध्यान देंगे। हम देख सकते हैं कि पहले केस में हमारे पास वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर हैं, अर्थात वहां पर वैद्युत क्षेत्र दुर्बल है, और दूसरी परिस्थिति में हमारे पास वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के नजदीक हैं, अर्थात वहां पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल है। तो पहले केस में हम देख सकते हैं कि जो पृष्ठ है उससे होकर के केवल दो ही बल रेखाएं गुजर रही हैं, जबकि दूसरे केस में हम देख सकते हैं कि पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या 6 है, अर्थात दूसरी परिस्थिति में पृष्ठ से जो बद्ध वैद्युत फ्लक्स होगा वो ज्यादा है। यहाँ पर एरिया समान है लेकिन वैद्युत क्षेत्र अलग अलग है, तो हमारे पास फाई प्रोपोर्शनल एरिया के और फाई प्रोपोर्शनल ई के, अर्थात जितना ज्यादा स्ट्रांग फील्ड होगा फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा और एरिया जितना ज्यादा होगा फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा। तो केवल क्या यही दो चीजें हैं जिन पर वैद्युत फ्लक्स निर्भर करता है? इस चित्र को ध्यान से देखिए। पहली कंडीशन में हमारे पास सरफेस को वैद्युत क्षेत्र के 90 डिग्री पे रखा गया है। आई एम सेइंग कि सरफेस को रखा गया है 90 डिग्री पर। तो इस केस में गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है, एंड इट इज इफ यू काउंट देम इज द 16। ये कितनी है? 16 है। दूसरी परिस्थिति में यदि हम देखें, जब हमने सरफेस को वैद्युत क्षेत्र से कुछ कोण बनाते हुए रख लिया है, तो अब इससे गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है वह कम हो गई है, अर्थात यह केवल इस चीज पर निर्भर नहीं कर रहा है कि वैद्युत क्षेत्र कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, एरिया कितना ज्यादा है या कितना कम है, ये इस पर भी निर्भर करता है कि इसको वैद्युत क्षेत्र से किस दिशा पर रखा गया है, अर्थात ये कोण पर भी निर्भर करता है। अब एक महत्वपूर्ण चीज जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूजन करते हैं, जो कोण होता है वो एरिया वेक्टर के सापेक्ष देखा जाता है। किसी सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है, मान लिया जाए मेरे पास सरफेस ये है, तो इसका एरिया वेक्टर जो होता है उस सरफेस से बाहर की ओर सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाते हुए होता है। अब सरफेस को कैसे भी रख दिया जाए लेकिन ये हमेशा सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाएगा। पहले केस में हमारे पास ये एरिया वेक्टर इस तरफ है, दूसरे केस में हमारे पास ये 90 डिग्री पे एरिया वेक्टर इधर है। सो जो एंगल हम इनके बीच का देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है और एरिया वेक्टर है दोनों समान दिशा में है, अर्थात उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है। और इस केस में हमारे पास वैद्युत क्षेत्र ई और एरिया वेक्टर जो हमारे पास है उसके बीच का जो कोण है वो थीटा है। तो हमने देखा कि ये कोण पर भी निर्भर करता है, और कोण हम कौन सा लेते हैं? एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण। एरिया वेक्टर क्या होता है? किसी पृष्ठ से 90 डिग्री पर बाहर की ओर उसका एरिया वेक्टर होता है। क्या हो यदि सरफेस को पूरी तरह से लिटा दिया जाए
अर्थात सरफेस को ऐसे रख दिया जाए तो इस सरफेस से कोई भी वैद्युत बल रेखा होकर नहीं गुजरेंगी। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सरफेस का एरिया वेक्टर ये है और इसके बीच में वैद्युत क्षेत्र के साथ यह 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो फ्लक्स 0 आ रहा है। जब हमारे पास एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र के बीच 0 डिग्री का कोण है तो उस समय उससे महत्तम फ्लक्स होकर गुजर रहा है। 90 डिग्री पे मान 0 हो रहा है, 0 डिग्री पे महत्तम हो रहा है और हम जानते हैं कोसाइन की प्रॉपर्टी है। सो फाई इज प्रोपोर्शनल टू ई एज वेल एज फाई इज प्रोपोर्शनल टू ए, तो हमारे पास फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए इस पर निर्भर कर रहा है। वैद्युत क्षेत्र हमारे पास एक सदिश राशि है, एरिया वेक्टर एक सदिश राशि है। दो सदिश राशि का गुणन हमारे पास फाई मिल रहा है, फ्लक्स मिल रहा है, और जो कि केवल एक नंबर है अर्थात एक अदिश राशि है। तो दो सदिशों का जब हम गुणन कर रहे हैं एक अदिश राशि प्राप्त हो रही है, तो इस प्रकार का गुणन कैसा गुणन होता है? अदिश गुणन होता है। तो अर्थात ये ई और ए के बीच में अदिश गुणन है, और जब अदिश गुणन होता है तो उसका परिणाम ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। सो अब हम यहाँ पे वैल्यू रख के देख सकते हैं, यदि थीटा हमारे पास 0 डिग्री है तो कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। तो फाई इज इक्वल टू ई ए, अर्थात जब पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर वैद्युत क्षेत्र के साथ 0 डिग्री का कोण बना रहा हो, सरल शब्दों में कहें कि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा गया हो, तो उससे होकर महत्तम वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। दूसरी परिस्थिति, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, अर्थात एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र के बीच 90 डिग्री हो, अर्थात जब हमने पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र की समांतर रखा है तो हमारे पास पृष्ठ से होकर कोई भी वैद्युत बल रेखा नहीं गुजरती है। cos 90 का मान 0, ई ए इंटू 0 इज इक्वल टू 0, फाई का मान 0, तो वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। किसी बड़े पृष्ठ के लिए हमें वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हम उसको छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं। हमने एरिया ले लिया है अलग अलग, ये ds है, ये भी मान लिया जाए हमारे पास ds है, और ये भी ds है। बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में हमने मान लिया है कि सबका एरिया वेक्टर हमारे पास ds हो जाए। तो हम पहले पृष्ठ के लिए निकालेंगे ई डॉट डी एस, फिर दूसरे के लिए निकालेंगे, फिर तीसरे के लिए निकालेंगे, फिर नेक्स्ट, और ऐसे करके हम सभी छोटे छोटे एरिया के लिए ई डॉट डी एस का मान निकाल लेंगे और फिर उनको जोड़ देंगे। तो जो सरल तरीका होता है उसको हम मैथ्स में समाकलन करके कर लेते हैं। तब हमारे पास ई डॉट डी एस, और उन सब का क्या कर लेंगे? पूरे सरफेस के लिए समाकलन कर लेंगे, और ये हमारे पास टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। तो इस आधार पे हम लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है, अर्थात फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर दैट सरफेस। वैद्युत क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन उस पृष्ठ पर क्या कहलाता है? वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। काफी महत्वपूर्ण टर्म है वैद्युत फ्लक्स, इसको समझना काफी जरूरी है। आगे जब हम गॉस की प्रमेय पढ़ेंगे तो वहां पर यह कई बार प्रयुक्त होगा, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम गॉस की प्रमेय देखेंगे।